ये हैं मीनाक्षी थापर और आज हम आपको इन्हीं की अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। असल में ये माया नगरी में हीरोइन बनने का सपना लेकर आई थीं, लेकिन इनका हश्र कुछ और ही हुआ। देहरादून से हीरोइन बनने के लिए मुंबई पहुंची मीनाक्षी ने खुद स्ट्रगल करके मधुर भंडारकर की फिल्म में करीना कपूर के साथ अपनी जगह भी बना ली थी। इनका ख्वाब पूरा होने को था, लेकिन अफसोस ये रहा कि इनका सुनहरा सपना पूरा हो उससे पहले ही इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक कत्ल की साजिश ने सब कुछ बदल दिया। इनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया और शरीर को कई दिनों तक सेप्टिक टैंक में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। असल में ये अपनी एविएशन की पढ़ाई पूरी करके हीरोइन बनने मुंबई पहुंची थी। 4 अक्टूबर 1984 को जन्म हुआ था मीनाक्षी थापर का उत्तराखंड के देहरादून की एक मिडिल क्लास फैमिली में। देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद मीनाक्षी ने एविएशन की डिग्री ली। वो एयर होस्टेस बनना चाहती थीं, जबकि उनका बड़ा भाई आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहा था। मीनाक्षी बेहद सुंदर थीं। अक्सर लोग उन्हें मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने की सलाह दिया करते थे। देहरादून जैसे शहर में ये सपना पूरा करना मुमकिन नहीं था, इसीलिए मीनाक्षी ने मुंबई जाने का फैसला कर लिया। उनके परिवार ने उन्हें भरपूर सपोर्ट किया और वो चंद रुपए लेकर हजारों नौजवानों की तरह सपनों के शहर मुंबई आ गईं। मुंबई में उन्होंने पहले कुछ जान पहचान वालों की मदद से मॉडलिंग की दुनिया में काम करना शुरू किया। मुंबई शहर में उनकी जान पहचान धीरे धीरे बढ़ने लगी और आगे बढ़ने के रास्ते भी खुलते चले गए। कुछ कोऑर्डिनेटर्स की मदद से उन्हें सबसे पहले 2011 की हॉरर फिल्म 404 में एक छोटा सा काम मिल गया। ये साल 2012 की बात है। फिल्म फैशन के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके पॉपुलर फिल्म मेकर मधुर भंडारकर करीना कपूर के साथ ही फिल्म में एक शूटिंग कर रहे थे और फिल्मों में जगह बनाने वाले जो स्ट्रगलर्स होते हैं वो अक्सर उनसे मिलते रहते हैं, उनके शूटिंग लोकेशंस के आसपास घूमते रहते हैं, जिससे उनकी जान पहचान बढ़ जाए और उन्हें भी फिल्मों में काम मिल जाए। तो बस इसी तरह मीनाक्षी थापर भी उसी फिल्म हीरोइन के सेट पर पहुंच गईं। फिल्म हीरोइन के सेट पर पहुंचते ही जो पहला शख्स उन्हें मिला उसका नाम था अमित कुमार जायसवाल। अमित फिल्म हीरोइन में एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहा था। उसने मीनाक्षी को अपना परिचय दिया और कहा कि वो कई बड़ी फिल्मों के कास्टिंग डायरेक्टर्स और कोऑर्डिनेटर्स को जानता है और कई लोगों को वो फिल्मों में काम भी दिलवाता है। मीनाक्षी यही चाहती थी कि अमित जैसे काम के आदमी के आगे उनकी एक स्ट्रगलर की इमेज बने तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि वो नेपाल की एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और काम की तलाश में मुंबई आई हैं। देखने में भी जो मीनाक्षी थी वो काफ़ी रईस ख़ानदान की मालूम पड़ती थी, तो अमित ने भी उन पर भरोसा कर लिया और दोनों ही अपना झूठा परिचय देकर बात को आगे बढ़ाने लगे। कुछ समय बाद अमित ने मीनाक्षी की मुलाकात अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति सरीन से करवाई। प्रीति सरीन भी फिल्म हीरोइन का हिस्सा थीं और उसने भी अमित की बताई हुई कहानी दोहरानी शुरू कर दी कि दोनों कई बड़े कोऑर्डिनेटर्स को जानते हैं। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए अमित ने तुरंत मीनाक्षी से पूछ लिया कि क्या वो फिल्म हीरोइन में काम करेंगी। जाहिर है मीनाक्षी झट से तैयार हो गई। पहली मुलाकात में ही अमित ने उन्हें फिल्म में काम दिला दिया तो मीनाक्षी उन पर भरोसा करने लगी। 34 साल का अमित जायसवाल, जो प्रयागराज का रहने वाला था, वो फिल्मों में काम करने ही मुंबई आया था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति सरीन भी इलाहाबाद की रहने वाली थी, जिसकी उम्र 26 साल थी। फिल्म हीरोइन में काम करते हुए तीनों की दोस्ती और गहरी हो गई और वो अक्सर सेट पर साथ समय बिताने लगे और कभी कभी वो अपने काम को भी डिस्कस किया करते थे। पहली मुलाकात में ही बोले गए मीनाक्षी के झूठ को अमित और प्रीति ने सच मान लिया था। उन्हें वाकई लगता था कि मीनाक्षी एक अमीर घराने की हैं और उसके लिए वो उनसे पैसा ले सकते हैं ताकि कुछ बड़ी फिल्में भी प्रोड्यूस कराई जा सकें। मीनाक्षी अक्सर उनके सामने रॉयल परिवार की कुछ झूठी कहानियां भी सुनाया करती थीं। अब आपको बताते हैं कि कैसे मीनाक्षी को फंसाने के लिए उनके दोस्तों ने ही एक प्लान बनाया। असल में मार्च 2012 की बात है, जब अमित और प्रीति के पास कोई काम नहीं था, घर चलाना मुश्किल हुआ, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि मीनाक्षी की किडनैपिंग करके उनके परिवार से फिरौती मांगेंगे। इस प्लान में मीनाक्षी को फंसाने के लिए अमित ने 13 मार्च 2012 के दिन मीनाक्षी को एक कॉल किया और उन्हें बताया कि एक बड़ी भोजपुरी फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस की तलाश है। अगर वो हीरोइन बनना चाहती हैं तो साथ में वो इलाहाबाद चलें। शुरुआत में मीनाक्षी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही काम करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी अमित और प्रीति उन पर थोड़ा दबाव बनाते रहे। आखिरकार वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। मीनाक्षी के एक दोस्त ने उन्हें मुंबई स्टेशन तक ड्रॉप किया और तीनों ट्रेन की टिकट लेकर मुंबई से प्रयागराज निकल गए। उस जमाने में प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता था।
अब इलाहाबाद पहुंचते ही मीनाक्षी ने अपनी मां को कॉल करके बताया कि वो एक भोजपुरी फिल्म में काम करने के लिए अमित और प्रीति के साथ इलाहाबाद आ गई हैं। 14 मार्च को मीनाक्षी ने कॉल करके अपनी मां से बात की, लेकिन 15 मार्च से मीनाक्षी ने मां से संपर्क करना बंद कर दिया। 16 मार्च को उनकी मां ने कई कॉल किए, लेकिन मीनाक्षी ने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। जब कई कोशिशों के बाद भी मीनाक्षी से संपर्क नहीं हो रहा था तो उनकी मां घबराने लगी। उन्होंने अपने बेटे को कॉल किया जो आर्मी में था। मां ने पता लगाने को कहा कि मीनाक्षी फ़ोन नहीं उठा रही है, कहाँ चली गई है, तुम उसके कुछ दोस्तों से बात करो। और फिर उसे ये भी लग रहा था मीनाक्षी के भाई को कि हो सकता है शायद शूटिंग में बिजी होगी। इधर अमित और प्रीति मीनाक्षी को प्रयागराज के गुलाटी बंगले में लेकर गए। ये बंगला कई सालों से खाली था, जिसका मालिक दूसरे शहर में रहा करता था। इस बंगले की पहरेदारी की जिम्मेदारी प्रीति के पिता के पास थी, जो पेशे से एक गार्ड थे। प्रीति जानती थी कि उसके पिता कुछ दिनों के लिए गांव गए हैं, तो बंगला कुछ दिनों तक तो पूरी तरह खाली है। 17 मार्च 2012 की बात है। मीनाक्षी की मां उनके कॉल के इंतजार में थी, तभी उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना है तो 15 लाख रुपए का इंतजाम करो। अब मां डर गई और उन्होंने तुरंत अपने बेटे को कॉल किया। मीनाक्षी का भाई तुरंत उनकी तलाश के लिए छुट्टी लेकर मुंबई पहुंचा। कुछ देर में मां के पास दूसरा मैसेज पहुंचा और कहा गया कि अगर इस बात की खबर आपने पुलिस को दी तो तुम्हारी बेटी की अश्लील फिल्में बनाकर हम इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। इस बार मां समझ गई कि मीनाक्षी वाकई मुसीबत में है। घर में मीनाक्षी के लिए कोई अगर फिक्रमंद हो रहा था तो वो उनकी मां थी, और फिर उनको कुछ ऐसा लगा कि शायद कुछ पैसे अगर ट्रांसफ़र कर दें तो इस मुसीबत से बचा जा सकता है। इसलिए उन्होंने जो अकाउंट नंबर दिया गया था फ़ोन पर, उसमें 60,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। असल में उनके पास उतने ही रुपए थे। उनके पास फिर कई और मैसेजेस आए जिनमें साफ लिखा था कि 15 लाख रुपए मिलने के बाद ही वो मीनाक्षी को लौटाएंगे। उधर मुंबई पहुंच चुके मीनाक्षी के भाई ने उस दोस्त से संपर्क किया जो मीनाक्षी को इलाहाबाद स्टेशन छोड़ने गया था। जब उस दोस्त से कोई सटीक जानकारी नहीं मिली तो भाई ने मुंबई में अंधेरी शहर के अंबोली पुलिस स्टेशन में अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उन्हें बता दिया कि उनकी मां के नंबर पर कुछ फिरौती के मैसेजेस आए हैं। पुलिस ने मामले की संजीदगी को समझते हुए तलाश शुरू कर दी और मीनाक्षी के सभी दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में मीनाक्षी के दोस्त ने बताया कि जब वो अमित और प्रीति के साथ इलाहाबाद के लिए निकल रही थीं तब उन्होंने ही उसे स्टेशन पर छोड़ा था। पुलिस ने जब अमित और प्रीति की तलाश शुरू की तो पता चला कि वो कुछ दिनों से मुंबई में है ही नहीं। अब पुलिस का शक दोनों पर था। पुलिस ने खबरी नेटवर्क्स को एक्टिव कर दिया और दोनों की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार अप्रैल के पहले हफ्ते में पुलिस को एक मुखबिर से जानकारी मिली कि दोनों लखनऊ में हैं। पता लगते ही लखनऊ पुलिस ने 12 अप्रैल को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिर बाद में उन्हें मुंबई लाया गया और फिर उनसे पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में तो अमित और प्रीति पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन फिर सख्ती करने पर दोनों ने जो बताया वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस दोनों को लेकर प्रयागराज के उसी गुलाटी बंगले में पहुंची जहां दोनों ने मीनाक्षी को रखा था। सालों से खाली पड़े बंगले में उत्तर प्रदेश पुलिस, मुंबई पुलिस और कुछ मजदूरों को दाखिल होते देख पूरा जो एरिया था, इलाका था, वो हैरान रह गया था कि आखिर यहाँ इतने सारे लोग क्या करने आए हैं। बाद में अमित और प्रीति की निशानदेही पर मजदूरों ने घर के पीछे के हिस्से में खुदाई करनी शुरू कर दी और कुछ देर तक खुदाई करने के बाद पुलिस को एक सेप्टिक टैंक दिख गया। जैसे ही वो सेप्टिक टैंक खोला गया तो गंध से हर कोई समझ चुका था कि वो गंध टैंक या गंदगी की नहीं बल्कि एक सड़ी हुई लाश की है। कई दिनों से टैंक में पड़ी हुई लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी। जब लाश को निकाला गया तो सिर्फ धड़ ही निकला, सिर अब भी गायब था। इसके बाद पुलिस अमित और प्रीति के साथ सिर की तलाश में लखनऊ से वाराणसी के रास्ते पर निकल पड़ी। कई घंटों की तलाश के बाद वाराणसी से ठीक पहले एक सुनसान इलाके में एक थैली में रखा हुआ सिर मिल जाता है। अब पुलिस के सामने साफ था कि किडनैपिंग की प्लानिंग करने वाले अमित और प्रीति ने मीनाक्षी का कत्ल कर दिया था। सिर और धड़ का मुंबई लाकर पोस्टमार्टम किया गया था। वहीं दूसरी तरफ दोनों आरोपियों से जब सख्ती के साथ पूछताछ शुरू हुई तो अमित ने रोते हुए इकबाल जुर्म कर लिया। उसने अपनी कहानी पूरी डिटेल में बताई। उसने असल में 12 मार्च का जिक्र किया जब उसने पहली बार मीनाक्षी की किडनैपिंग का प्लान बनाया था। अमित के बयान के अनुसार वो और प्रीति काम की तलाश में काफ़ी थक चुके थे। असल में सच बात तो ये थी कि दोनों को काम मिलना ही बंद हो गया था और इसीलिए उन्होंने मीनाक्षी की किडनैपिंग का प्लान बनाया जो उनके अनुसार एक रॉयल परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने पहले मीनाक्षी को भोजपुरी फिल्म का लालच दिया और फिर उसे अपने साथ इलाहाबाद ले गए।
इलाहाबाद पहुंचने के 2 दिन बाद ही मीनाक्षी समझ चुकी थी कि यहाँ कोई फिल्म नहीं बनने वाली। जब उसने भागने की कोशिश की तो दोनों बुरी तरह डर गए। जब मीनाक्षी भागने के लिए शोर मचाने लगी तो अमित ने उसका गला दबाया, जिसमें प्रीति ने उसकी मदद की। कुछ समय में ही मीनाक्षी की आवाज़ आनी बंद हो गई और उसकी सांसें भी रुक गईं। अब पूरा मामला इस तरह से सामने आया कि जिस वक्त फिरौती का मैसेज किया गया था उससे पहले ही मीनाक्षी मर चुकी थी। जिस समय 16 मार्च के दिन मीनाक्षी की मां के पास फिरौती का पहला मैसेज आया था, वो उससे पहले ही असल में मारी जा चुकी थी। दोनों ने कई दिनों तक लाश को गुलाटी बंगले में ही रखा और लगातार मीनाक्षी की मां को मैसेज करते रहे। कुछ समय बाद दोनों ने बाजार से एक धारदार हथियार खरीदा और मीनाक्षी की पहचान मिटाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दोनों ने घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में उसकी सिर कटी लाश को डाल दिया और ऊपर से ढक दिया। सिर को ठिकाने लगाना अभी बाकी था तो दोनों मुसाफिरों से भरी एक बस में चढ़ गए जो प्रयागराज से वाराणसी जा रही थी। जैसे ही अंधेरा हुआ तो दोनों ने एक सुनसान जगह देखकर थैली में रखा हुआ सिर बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो जान चुके थे कि मुंबई पुलिस उनकी तलाश कर रही है और दोनों ने फिर मुंबई लौटने की जगह अंडरग्राउंड होना ही बेहतर समझा। मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन की जूनियर आर्टिस्ट मीनाक्षी की हत्या के बाद इस फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों तक रोक दी गई थी। वहीं जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई ये जानकर हैरान था कि जिन दोस्तों के साथ मीनाक्षी सेट पर समय बिताती थी उन्हीं दोस्तों ने उसकी हत्या की है। 9 मई 2018 के दिन साउथ मुंबई के सेशन कोर्ट ने अमित जायसवाल और प्रीति सरीन को मीनाक्षी थापर के कत्ल का दोषी पाया और सेशन कोर्ट के जज SG शेटे ने दोनों को इंडियन पीनल कोड की धारा 302 यानी हत्या और 364 यानी अपहरण के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी। मौत से कुछ महीने पहले ही मीनाक्षी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था, आईना देखकर बोले संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले। आप सोचिए कि एक छोटा सा झूठ जो काम पाने के लिए मीनाक्षी थापर ने बोला था कि मैं एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, वो उसके 2 झूठे दोस्तों ने यकीन कर लिया और फिर उसी आधार पर उसको इस ज़िंदगी से जुदा कर दिया। वाकई ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि हमें किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 दफ़े सोचना चाहिए, खासकर किसी अनजान शहर में अनजान चेहरों से दोस्ती करना, वो भी सिर्फ काम पाने के लिए, कई बार कितना ख़तरनाक हो सकता है। ये मीनाक्षी थापर की जो कहानी है हमें बताती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।